अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या है, सॉल्ट कैसे बनते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या करैक्टरिस्टिक हैं और ये किस तरह हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के स्टार्ट में दिए गए हैं। वेयर डू वी गेट HCl इन आवर स्टोमक फ्रॉम। अब HCl एक एसिड है, वो हमारे स्टोमक में कहाँ से आता है। फिर व्हाई इज वुड ऐश यूज टू वॉश यूटेंसिल्स, कि चीजों को यूज करने के लिए वुड ऐश क्यों हम यूज करते हैं। फिर विच सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, कि हम जो पानी पीते हैं उसमें कौन कौन से सॉल्ट इंक्लूड होते हैं। तो चैप्टर पढ़ने के बाद इन सब क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। अब हमें पता है कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हुए हैं, लेकिन इन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को हम जो है अलग-अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या उनको याद नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे किया गया है, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं या जो हमें नाउन है, जिनको हम जानते हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स को अलग अलग याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया गया है, इन कंपाउंड को कैटेगराइज कर दिया गया है, डिफरेंट ग्रुप में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो उन ग्रुप्स की वजह से उन कंपाउंड्स को हम काफी हद तक जान जाते हैं। हमारा आज का चैप्टर भी यही है कि हमने उन कंपाउंड्स को देखना है कि उनकी क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या वो एसिड्स हैं या अल्कलीज हैं या सॉल्ट्स हैं। अब आते हैं हम एसिड्स की तरफ। द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन सोर। तो एसिड जो है वो लैटिन वर्ड एसिड से निकाला गया है, जिसका मतलब है सोर। अब सोर क्या होता है, खट्टा या तुर्श, कि ऐसा कंपाउंड जिसका जायका खट्टा होता है या तुर्श होता है, उसको हम सिंपल वर्ड्स में एसिड कहते हैं। लेकिन अगर हम केमिकली एसिड की डेफिनेशन देखें तो वो देखें क्या है। The term acid has been used to name a group of compounds that have sour taste. Acids are defined as compounds which produce hydrogen ion in their aqueous solution. Acids क्या हुआ है, they produce hydrogen ion in their aqueous solution. Aqueous solution का मतलब होता है जब उन्हें पानी में हल किया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड कि जिनके एक्वस सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करें या दे दें, तो उनको हम बोलते हैं वो कंपाउंड्स एसिड हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैव सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। अब जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन आ गया, मौसमी, माल्टा, ये सब चीजें जो है वो एसिडिक है, इनको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। तो इनका सिट्रस टेस्ट सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड। अब हम ये पढ़ते हैं कि मिनरल एसिड क्या होता है या ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक यही है। इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक। हमने 7th क्लास में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है, उसमें हमें पता था कि स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें HCl होता है, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल है। इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एंड इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये HCl की ही बात की जा रही है जो हमारे स्टोमक में है। तो ये क्या है, एंटीसेप्टिक। इसका क्या मतलब है कि ये जर्म्स को किल कर देता है। एंड हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कि हमारी खुराक में जो प्रोटीन्स होती हैं उनको HCl डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। जी, सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। अब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, मीन वो कहाँ से हमारे पास आते हैं। तो अगर हम बात करें तो एसिड्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं और एक मिनरल एसिड्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड होंगे जो नेचुरली हो, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से लिए जाते हैं। जैसे देखें, जनरली एसिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। सम एसिड्स ऑकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, कि वो एसिड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से लिए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। व्हाइल अदर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड आर कॉल्ड मिनरल एसिड, जबकि दूसरे जो मिनरल से लिए जाते हैं उनको मिनरल एसिड कहते हैं। अब इसको समझने के लिए देखेंगे, टेबल में दिया गया है। पहला एसिड जो दिया गया है फॉर्मिक एसिड। अब इसका सोर्स क्या, आंट स्टिंग, यानी चूंटी के अंदर ये फॉर्मिक एसिड होता है। फिर एसिडिक एसिड जो कि विनेगर सिरके में है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटोज में, टमाटर जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, जैसे अभी बात की, लेमन में हो सकता है, माल्टे में हो सकता है। तो वो ऐसे फ्रूट जिनका जायका तुर्श होता है या खट्टा फील होता है, तो उनमें सिट्रिक एसिड होता है। फिर बात की गई है टार्टारिक एसिड। ये टर्मेंट और ग्रेप्स, टर्मेंट कहते हैं इमली को, इमली में या ग्रेप्स में जो एसिड है वो टार्टारिक एसिड है। देन बात की गई है लैक्टिक एसिड। योगर्ट में आपने देखा है कि योगर्ट जो कभी कभी उसमें खटास या में उसका तुर्श जायका फील होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड की वजह से है। एप्पल्स में जो एसिड है वो मैलिक एसिड है, और इसी तरह फैट्स में जो एसिड है वो स्टेरिक एसिड है। तो ये जितने एसिड्स हैं इनको हम नाम दे रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्यों? क्योंकि या तो ये प्लांट से आ रहे हैं या एनिमल से आ रहे हैं।
एसिड्स की जो दूसरी टाइप की हमने जो दूसरे सोर्सेज की बात की वो हमने कहा था मिनरल एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स वो जो मिनरल से लिए जाते हैं। अब इसमें कौन से आ रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका फार्मूला क्या है? HCl। नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब ये आपको एसिड्स के फार्मूलास भी दिए गए हैं, आपको ये याद होने चाहिए कि आपको जब नाम लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके जहन में उसका फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि हमने आगे से एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसमें उनके रिएक्शंस देखने हैं, तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की तरफ के एसिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो दी गई है ऑल एसिड हैव सोर टेस्ट, कि जितने भी एसिड है उनका जायका तुर्श होता है। यही हमने एसिड की डेफिनेशन में भी पढ़ा था जो उसकी कॉमन डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जितने एसिड उनका सोर टेस्ट या तुर्श जायका होता है उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट हाफ विद वाटर, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ विनीगर। अब विनीगर हमें पता है कि ये एसिड है। जब टेस्ट ट्यूब में पानी लिया और उसमें विनीगर डाला, क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर थंब, अपने अंगूठे से उस टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद करें एंड शेक इट वेल, और उसको हिलाएं। टेस्ट द वेट थंब। अब जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो ये आपको इसका जायका तुर्श फील होगा। तो हाउ डज इट टेस्ट एंड व्हाई? इसका जायका तुर्श फील होगा क्योंकि हमें पता है कि विनीगर एक एसिड है और एसिड्स का जायका ये तुर्श होता है, ये सोर टेस्ट है, तो इसलिए ये जायका हमें खट्टा या तुर्श फील होगा। यहाँ पे आपको वार्निंग दी गई है, डोंट टेस्ट द एसिड्स बेसिस एंड अदर केमिकल कंपाउंड विदाउट इंश्योरिंग देयर हार्मलेस प्रॉपर्टीज के। अब ये नहीं है कि आप किसी भी एसिड को या बेस को फौरन से टेस्ट करने लग जाए कि समटाइम वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जी, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या दी गई है? ऑल एसिड टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। अब एसिड की प्रॉपर्टी है उन्होंने ब्लू लिटमस सोल्यूशन को और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे देखें जी, एक्टिविटी दी गई है, टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। अब 3 टेस्ट ट्यूब क्यों? क्योंकि हम 3 डिफरेंट एसिड्स की बात करेंगे। एक में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मींस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला जैसे भी कहा था H2SO4। फिर ब्लू लिटमस चाहिए, मिथाइल ऑरेंज चाहिए और फिनोल्फथलीन चाहिए। प्रोसीजर क्या है? टेक अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब, के 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब लेने और उसमें आपने एसिड डाल लेना है। लेबल देम एज 1, 2 एंड 3, एड 2 to 3 drops of blue litmus, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन इंडिकेटर इन द टेस्ट ट्यूब 1, 2 एंड 3 सेपरेटली। क्या कहा गया है कि आपने कोई भी टेस्ट ट्यूब लेने, जैसे टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन उसमें आपने कौन सा लेना है, चाहे आप उसमें HCl ले सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। जी, मैंने ये 3 डिफरेंट एसिड्स के नाम लिख दिए हैं कि आपको टेस्ट ट्यूब में ये एसिड्स लेने हैं, टेस्ट ट्यूब 1 में, 2 में और 3 में। अब ओरिजिनल कलर इनका बताना है। एसिड मोस्टली जो है वो कलरलेस होते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों एसिड्स का कलर जो है वो कलरलेस होगा। HCl भी कलरलेस होता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी कलरलेस है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपने उसमें इंडिकेटर कौन सा यूज करें। इंडिकेटर वो होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि जिस सोल्यूशन को हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसा है, तो इसलिए हम इनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स में हमने कहा है कि चाहे उसमें लिटमस ले लें या मिथाइल ऑरेंज ले लें या फिनोल्फथलीन ले लें। अब पहला इंडिकेटर अगर आप ब्लू लिटमस करते हैं, अब हमें पता है कि कोई भी एसिड हो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब एसिड हमने HCl लिया, खुद उसका अपना ओरिजिनल कलर कलरलेस था, जब इसमें ब्लू लिटमस ऐड किया तो ये उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। सेकंड, हमारे पास जो एसिड हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब में लिया है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कलरलेस होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड करें, अब जैसे कि नाम से पता है मिथाइल ऑरेंज ये ऑरेंज कलर का कोई सोल्यूशन है, जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में या किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जी, थर्ड इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे हैं वो फिनोल्फथलीन है। फिनोल्फथलीन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में कोई कलर शो नहीं करती, ये कलरलेस ही रहेगी। तो इस एक्टिविटी से हमने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट इंडिकेटर जो यूज किए जाते हैं वो एसिड में अपना डिफरेंट कलर जो है शो कर देते हैं, जिससे हमें एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हमारा ये सोल्यूशन एसिडिक है। एक और एक्टिविटी दी गई है, उसमें आपने क्या करना है कि टेक 2 cubic centimeter ऑफ विनीगर इन अ टेस्ट ट्यूब। विनीगर अब हमें पता है कि एसिड है। एड 2 drops ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू इट एंड ऑब्जर्व द चेंज। हमें पता है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे कौन सी चेंज आएगी कि उसका कलर चेंज कर देगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। देन एड केयरफुली सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन। अब उन्होंने क्या किया कि वही सोल्यूशन जिसमें पहले विनीगर ऐड किया था, अब उसमें दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू कर दें। तो जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे तो जो पहले कलर ब्लू लिटमस का रेड था वो उसका चेंज हो जाएगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो विनीगर है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, इसी वजह से वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है।
जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज करूसिव लिक्विड। करूसिव का मतलब होता है वो चीज को खत्म कर देते हैं, उसको ऊपर से जला देते हैं। दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय द फैब्रिक एंड एनिमल टिश्यू। आपने देखा है कि तेजाब अगर किसी कपड़े पे गिर जाए या एनिमल स्किन पे या इंसान की स्किन पे भी गिर जाए तो वो वहां से जल जाती है। तो दे हैव द करूसिव लिक्विड्स, दे हैव करूसिव नेचर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। जितने भी हम सेल्स या बैटरीज यूज करते हैं उसमें एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन यूज किया जाता है। Acids react with reactive metal magnesium and zinc to form salt and evolve hydrogen gas। अब एसिड की क्या करेक्टरिस्टिक बताएगी है कि जब ये कुछ मेटल जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक दिया गया उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें कोई उनका साल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे केमिकल रिएक्शन देखें, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, खुद इसकी पोजीशन ले ली और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इसी तरह जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी पोजीशन खुद ले लेगा और यहाँ पे बनने वाला साल्ट होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। Hydrogen gas produced in this reaction burn with pop sound. This is a test for identification of hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है कि वो एक छोटे से धमाके के साथ जलती है। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब ली गई है जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए गए। जब उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी। वो हाइड्रोजन गैस यहां से होती हुई इस टब में आएगी। अब क्योंकि टब में यहाँ पे पानी फिल किया गया है जिसकी वजह से ये बबल्स की सूरत में निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है उसको टेस्ट करने के लिए जब आग के इसके करीब लेके आते हैं तो ये हाइड्रोजन एक जो है वो थोड़े से धमाके के साथ जो है जलती है, जिसके जैसे लिखा भी हुआ है कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद अ पॉप साउंड, कि हल्का सा छोटा सा धमाका सा होता है। तो इस तरह ये हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेस्ट भी है कि हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। फिर एसिड की प्रॉपर्टी दी गई है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, ये कार्बोनेट है, जब इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट किया तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन में रिलीज हुई। इसी तरह जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसीटेट बनेगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन टर्म लाइम वाटर मिल्की। दिस इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है कि एसिडिक एसिड विनेगर लिया गया और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका सिंपल नेम है बेकिंग पाउडर, इसका जब रिएक्शन करवाया गया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। अब इस जार में क्या किया गया है, लाइम वाटर लिया गया। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यानी इसको दूधिया कलर का कर देती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है। एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में कोई साल्ट और पानी प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को हम बोल रहे होते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे देखें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इनके रिएक्शन होता है, सोडियम सल्फेट ये एक साल्ट बनता है और साथ में वाटर बन रहा है। नेक्स्ट आ जाता है जी यूजेस ऑफ एसिड्स के। एसिड्स के आपकी लाइफ में क्या यूजेस हैं। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस बताए गए। पहला क्या है, फॉर द क्लीनिंग द रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। हमें पता है कि मेटल्स है उनकी रस्ट कहते हैं जंग को, उनकी सरफेस पे जंग लग जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट NaCl। NaCl कॉमन साल्ट है कि जब इसको प्यूरिफाई करना हो, ये इससे इम्प्योरिटीज खत्म करनी हो तो उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है।
टू मेक एक्वा रीजिया यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल सच एज गोल्ड फॉर देयर प्यूरिफिकेशन। अब यहाँ पे एक जो टर्म यूज की गई है एक्वा रीजिया, ये ऐसा सोल्यूशन है जो 3 पार्ट्स उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है, उसको मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाया जाता है उसको एक्वा रीजिया करते हैं। और एक्वा रीजिया जो है वो डिसॉल्व नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है और उसको गोल्ड की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब क्वेश्चंस में आपसे एक्वा रीजिया का फार्मूला पूछा जा सकता है या उसका यूज पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे यूज हो रहा है, या आपके एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जा सकती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और यूज के फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होता है। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में HCl नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ये फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच एसिड इज एडेड टू प्रोड्यूस फिश इन द सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड डाला जाता है जिसकी वजह से वो फिश या एक ऐसा टेस्ट देते हैं कि वो हमें उसका टेस्ट तुर्श फील होता है। जिस तरह जो भी कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एकदम से पीते ही आपको तुर्श जायका फील होता है, तो इसमें मोस्टली जो इसके कार्बोनिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स जिनको हम खाद्य कहते हैं जो हमारे पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूज होती है, तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसी खाद्य बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज होता है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद को कहते हैं, उसमें नाइट्रिक एसिड यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क, डाइज या पेंट्स वगैरह बनाने में, प्लास्टिक और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज है। फॉर एचिंग डिजाइन टू मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन, एचिंग डिजाइन का मतलब होता है जैसे किसी भी मेटल को खरीद के उसके ऊपर डिजाइनिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं एचिंग डिजाइन। मेटल जैसे कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज, उनके ऊपर एचिंग की जाती है, उसके लिए नाइट्रिक एसिड यूज होता है जी। नेक्स्ट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है या किंग ऑफ एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। इसके यूजेस देखें, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है किसी चीज को खुश्क करने के लिए, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, तो ये जितने फर्टिलाइजर्स हैं इनके यूज करने के लिए या इनको बनाने के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलाइड, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट्स, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री वो है कि जहां पे पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है, उसके अंदर से इंप्योरिटीज खत्म की जाती है, तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। इन लेड स्टोरेज बैटरीज, जितनी भी बैटरीज जो है उनमें लेड स्टोरेज बैटरीज में एसिड यूज किया जाता है। द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर शोन बिलो। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ यूजेस जो है वो दिखाए गए हैं। जैसे भी हमने बात की कि पेंट्स और पिगमेंट बनाने में यूज होता है, केमिकल्स या प्लास्टिक बनाने में, मेटल्स के ऊपर से क्लीन करने के लिए यूज होता है, फिर सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए, टैनिंग या लेदर इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो हमने बात की, या टेक्सटाइल में या डाइज बनाने में यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर्स बनाने में, तो ये डिफरेंट यूजेस हैं एसिड्स के जी। चौथा एसिड जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, पिकल कहते हैं अचार, अचार बनाने में यूज होता है, और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर बनाने में एसिडिक एसिड यूज होता है। तो अभी हमने इसमें एसिड की कैरेक्टरिस्टिक और इसके यूजेस पढ़े। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो है बेसिस और अल्कलीज। अब बेसिस या अल्कलीज क्या होती हैं? मेनी कंपाउंड्स हैव द प्रॉपर्टीज विच आर कंट्रेरी टू एसिड। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कंट्रेरी टू एसिड, इसका मतलब है वो ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एसिड के ऑपोजिट है या उसका तजाद है या उससे डिफरेंट है, तो इनको हम बोलते हैं कि वो अल्कलीज है या बेसिस है। सच कंपाउंड आर टर्म एज बेसिस, तो इनको हम बोल रहे हैं बेसिस। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो ऐसी बेस जो वाटर सॉल्युबल है उनको नाम दिया गया है अल्कलीज का। द वर्ड अल्कली हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम the Arabic word kali which mean from ashes. Alkalis are obtained from the ash of the plant, that is why they are called alkalis. एक इसकी हमने कॉमन डेफिनेशन पढ़ ली कि अल्कलीज क्या है, कि वो कंपाउंड जो कि एसिड्स के कंट्रेरी हैं या उससे ऑपोजिट प्रॉपर्टीज रखते हैं, इनको हम अल्कलीज कह रहे हैं। एक इसकी डेफिनेशन देखें, अल्कलीज द बेसिस आर कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे, इनको हम बेस बोलते हैं या अल्कलीज बोलते हैं। एसिड्स की प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था? ऐसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हमने एसिड्स बोला था, लेकिन बेसिस क्या है कि जो अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, इनको हम अल्कलीज या बेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे दी गई है इसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी जो है वो बेसिस की या अल्कलीज की एग्जांपल है। जैसे टेबल भी देखें, टेबल में दिया गया है पहली अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फार्मूला क्या है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या फार्मूला KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो OH है ये सिंबल हमें शो कर रहा है कि ये सबकी सब बेसिस हैं या अल्कलीज हैं। इसी तरह अगली जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस। तो कॉमनली यूज अल्कलीज आर द लेबोरेटरी रिएजेंट एज शोन बिलो इन द रिएजेंट बोतल। तो मोस्टली जब आप कभी लैब में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने भी रिएजेंट्स हैं उनको बोतल में किया जाता है और उनको एयर टाइट किया जाता है और इनके ऊपर इनके नाम मेंशन होते हैं। जी आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज की या बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी देखिए, दी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस हैज द सोपी टच। सबसे पहले जो इसकी बात की गई है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस हैव द सोपी टच। सोपी टच का मतलब है जिस तरह साबुन को यूज करते हुए जो फिसलन सी फील होती है, सो इसी तरह बेसिस की वो फिसलती हुई टच फील होगी आपको। एक्टिविटी क्या दी गई है कि आपने टेक 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द वाटर इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आप इतना पानी लें, एड अ फ्यू पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शेक इट। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ पैलेट्स या गोलियां डालें और उसको हल करें। टच द सोल्यूशन विद योर फिंगर, और अपनी फिंगर से उसको टच करें और आपने कैसा फील करेंगे कि आप इसमें इसकी सोपी टच फील करेंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हमें बेस की प्रॉपर्टीज यही पढ़ी है कि दे हैव दी सोपी टच। अगली प्रॉपर्टी, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, कलरलेस फेलोफ्थलीन पिंक एंड मिथाइल ऑरेंज येलो, दे टर्न टर्मेरिक पेपर ब्राउन। अब बेसिस की क्या प्रॉपर्टी है, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। आपको याद हो तो हमने एसिड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि एसिड जो है वो ब्लू को रेड करते हैं, लेकिन बेसिस क्या करेंगी, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगी। कलरलेस फेनोफ्थलीन को पिंक कलर दे देंगी और मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट कर देंगी। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एसिड्स जो है वो मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि बेस है वो मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह इनकी कलर जो चेंज होता है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा सोल्यूशन बेस है या एसिड है। देन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो यहाँ पे ये अपने फ्री आयंस दे देते हैं। उन फ्री आयंस की वजह से ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये प्रॉपर्टी हमने इनकी एसिड्स की भी पढ़ी थी कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में वाटर। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एक्टिविटी देखें जी क्या दी गई है, टेक 3 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। के किसी टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है, एड अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन टू इट, इट टर्न पिंक। अभी हमने बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी उसमें फिनोफ्थलीन ऐड किया जाए तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा सोल्यूशन पिंक हो जाएगा। टू दिस एड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली अंटिल द कलर इज डिस्चार्ज। तो अब जब इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते जाएंगे तो हमें पता है कि जो HCl या कोई भी एसिड है वो इस फेनोफ्थलीन को कलरलेस कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डालेंगे तो पिंक कलर जो है वो खत्म होता जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा। ट्रांसफर द सोल्यूशन टू चाइना डिश एंड एवेपोरेट टू ड्राइनेस। उसके बाद क्या करें, इस सोल्यूशन को आप चाइना डिश में डालें और उसको एवेपोरेट करें। अब हमें पता है कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में सॉल्ट और पानी बनेगा। जब उसको हम चाइना डिश में गर्म करेंगे तो पानी तो एवेपोरेट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, ये वाला सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब उसको आप गर्म करेंगे चाइना डिश में तो पानी तो एवेपोरेट हो जाएगा, तो उसके बाद बचने वाला सॉल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, उसकी क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगी। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें अल्कली की, अल्कलीज व्हेन हीटेड विद द अमोनियम साल्ट प्रोड्यूस अमोनिया गैस। कि जब भी कोई अल्कली अमोनियम साल्ट्स के साथ उसको हीट किया जाए तो वो अमोनियम गैस प्रोड्यूस करती है। वी कैन आइडेंटिफाई अमोनिया गैस बाय पंजेंट स्मेल। अमोनिया गैस की जो स्मेल है पंजेंट होती है, मतलब तेज और नाक को चुभने वाली होती है। अमोनिया आल्सो टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो अमोनिया क्या करती है, उस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। जैसे देखें यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, जब अमोनियम सॉल्ट यानी अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा वाटर और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। इसको एक्सपेरिमेंट से भी शो किया गया है। जैसे ये देखें
आपने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड लिया, जब इनको हीट किया इनके दरमियान रिएक्शन हुआ और उसमें अमोनिया गैस रिलीज हुई। ये अमोनिया गैस इस जार में कलेक्ट की जा रही है। अब यहाँ पे देखें ये जार को उल्टा किया गया और यहाँ पे अमोनिया गैस कलेक्ट की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया गैस जो है वो एयर से लाइटर है, तो ये ऊपर की तरफ उठती है, तो इसलिए इसको करने के लिए यहाँ पे जार को उल्टा करके इस गैस को कलेक्ट किया जा रहा है। जी एक और प्रॉपर्टी अल्कली की क्या की गई है कि अल्कलीज रिएक्ट विद द फैट्स टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरीन। अल्कलीज को जब फैट्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये सोप और ग्लिसरीन बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी सुना हो कि जैसे घरों में खुद सोप तैयार किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि अल्कली को फैट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो एक देसी सा साबुन बन जाता है। वैसे ये सोप साबुन तैयार करने का एक्चुअल फार्मूला भी यही है कि अल्कलीज को फैट के साथ रिएक्ट किया जाता है और साबुन तैयार किया जाता है। जितने भी मार्केट में आपको इतनी अच्छी स्मेल वाले मिलते हैं तो वो खुशबू उसमें फिर बाद में खुद से ऐड की जाती है। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप लैब वर्क करेंगे तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी होता है जहाँ आपने लैब में सोप तैयार करना होता है। जी नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बेसिस या अल्कलीज। अल्कलीज के या बेसिस के आपके डेली लाइफ में या वैसे आपके कॉमन क्या यूजेस हैं? सम कॉमन यूजेस ऑफ बेसिस आर, सबसे पहली जो अल्कली जो हमें दी गई है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका क्या यूज है? इट इज लार्जली यूज्ड इन सोप, यही मैंने अभी जो बात की, सोप बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है और प्लास्टिक इंडस्ट्री में। इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इससे पहले भी हमने बात की थी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में एसिड्स भी यूज होते हैं और इसके अलावा बेसिस भी। फिर मेकिंग रेयन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पल्प एंड मेडिसिन। ओपनिंग ब्लॉक्ड ड्रेन, कि जो गटर बंद हो जाते हैं उसको ओपन करने के लिए इसमें जो अल्कली डाली जाती है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके क्या यूजेस हैं? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न, कि अगर कोई जला हुआ आ जाए जिसके ऊपर एसिड गिरा हो और एसिड की वजह से जला हो तो उसको रिकवरी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रे टू बी यूज एज अ फंगिसाइड, कहीं जहाँ पे फंगस को खत्म करना हो तो लाइम सल्फर स्प्रे बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। एज अ वाटर सॉफ्टनर, के भारी पानी को हल्का करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन द सोयल, अगर कोई ऐसी सोयल है कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा एसिडिक है या उसमें तेजाबियत ज्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। थर्ड यहाँ पे जो हमें बेस दी गई है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पैन्स, खिड़कियों के ऊपर जो ग्रीसी सी टच आ जाती है तो उसको खत्म करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ, अगर कपड़ों पे इंक लग जाए तो उसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, रिएजेंट का मतलब है लेबोरेटरी में उससे मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो कोई ना कोई किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए हो सकता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्ट्रिंग, अगर किसी को कोई मक्खी वगैरह काट गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपने बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ ली, उनके डेली लाइफ में यूजेस भी देख लिए। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है सॉल्ट्स। जी देखें, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस, के जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन से जो बनने वाला कंपाउंड है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट विच वी यूज इन आवर फूड, तो आप अपने घरों में जो नमक यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो आपकी खुराक में भी इस्तेमाल हो रहा है। सम कॉमन सॉल्ट एंड देयर फार्मूला गिवन इन द टेबल। उससे पहले यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में आपको कितने कलरफुल, कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे से सॉल्ट दिए गए हैं। जैसे ये निकल सल्फेट सॉल्ट है, ग्रीन कलर का है। आयरन क्लोराइड है, ब्राउनिश कलर का है। सोडियम क्लोराइड जो आपके घरों में सॉल्ट यूज होता है, व्हाइट कलर का। कोबाल्ट नाइट्रेट ये रेड कलर में, और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में, या कभी आपने कभी वर्ड सुना हो नीला थोथा, तो एक्चुअली वो कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है। जी यहाँ पे भी देखें कुछ साल्ट्स, उनके नाम और उनके फार्मूले दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला NaCl, फिर पोटेशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब यहाँ पे देखिए जिनके भी लास्ट में क्लोराइड आ रहा है तो उनके फार्मूले में Cl लगा है, जबकि हमें पता है सोडियम का सिंबल Na है, पोटेशियम का सिंबल K है, अमोनियम का सिंबल NH4 है। तो आप इससे जो है वो याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड की बात की गई है तो उसका फार्मूला क्या होगा? NaCl, Cl क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आगे जब कार्बोनेट्स की या बाइकार्बोनेट्स की बात करेंगे तो उनके साथ CO3 लगता है। जैसे देखें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल N है और कार्बोनेट का क्या है? CO3, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? Na2CO3। लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो
NaHCO3। अब यहाँ पे ये जो सबस्क्रिप्ट में इसके 2 या 3 लिए जाते हैं, अभी आपको इस पे कंफ्यूज होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप इसकी सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये सबस्क्रिप्ट में लिखे गए छोटे नंबर्स आते कहाँ से हैं। अभी सिर्फ आप इनके फार्मूलाज को एज सच याद कर लें। सोडियम नाइट्रेट है NaNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम नाइट्रेट। अब देखें नाइट्रेट की बात हो रही है तो सबके लास्ट में NO3 आ रहा है। इसी तरह सल्फेट की बात करेंगे, कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, या कॉपर सल्फेट तो CuSO4, Cu फॉर कॉपर, SO4 सल्फेट। जी नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट की तरफ कि साल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। साल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। साल्ट जो है वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखने आप अपने घरों में जो नमक यूज कर रहे हैं वो सॉलिड होता है। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म। या वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे या पाउडर मतलब बारीक पिसी फॉर्म में, या क्रिस्टल उनकी प्रॉपर क्रिस्टल्स होंगी। अब आपने अपने घर में अपना नमक चेक करके देखना और आपने इसको खुद से ऑब्जर्व करना है कि जो आप नमक यूज कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइन है या पाउडर फॉर्म में है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। के सॉल्ट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मींस कि अगर इनको मेल्ट करना हो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, या इनको बॉयल करना हो तो वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। साल्ट की एक और प्रॉपर्टी, जनरली साल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। मोस्टली साल्ट जो है वो वाटर सोल्यूबल है कि पानी में हल हो जाते हैं। हाउएवर दी साल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे कुछ साल्ट ऐसे दिए गए हैं कि जो पानी में सोल्यूबल नहीं है। जैसे कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैसा सॉल्ट है, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट। ये 3 सॉल्ट्स ऐसे हैं जो वाटर इनसॉल्युबल हैं, मतलब उनको पानी में हल करें तो वो हल नहीं होंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट्स और देयर मोल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे कौन से ऐसे साल्ट है? मेटल साल्ट्स की बात की गई है। वो वाले साल्ट जिनमें मेटल्स होती हैं या मेटल्स के साल्ट अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। Many of the salt contain water molecule in their crystal which are responsible for their shape of crystal। अब यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ऐसे साल्ट है जो उनकी क्रिस्टल फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल उसमें होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी शेप ऑफ क्रिस्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसकी वजह बनता है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूं, मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा साल्ट है जिसके क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जी यहाँ पे ये मैंने मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला लिखा है और साथ में डॉट डाल के 7 वाटर मॉलिक्यूल लिखा है कि ये मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा सॉल्ट है जिसकी क्रिस्टल में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली इसकी शेप ऑफ क्रिस्टल को बनाने में मदद देते हैं। नेक्स्ट है जी कार्बोनेट्स एंड दी बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कि जब भी किसी भी साल्ट में कार्बोनेट या उसका बाइकार्बोनेट होंगे वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होगी और साथ में एक और सॉल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट भी एक सॉल्ट है, लेकिन जब उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे हमें दूसरा सॉल्ट मिल गया जो कि क्या है? सोडियम क्लोराइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। Then when salts of the heavy metal reacts with alkalis, precipitates of heavy metal hydroxide are formed in the reaction mixture. Precipitates are the substance which appear as a solid insoluble product in the liquid reaction mixture. अब यहाँ पे precipitate की definition क्या दी गई है कि precipitates are the substance, कि वो substance है जो chemical reaction होता है तो उसमें insoluble product के तौर पे appear हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें फेरिक क्लोराइड ये एक साल्ट है, जब इसने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसके प्रेसिपिटेट बनेंगे यानी वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा और इनसॉल्युबल मिक्सचर के तौर पे वो होगा और साथ में क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद द सॉल्ट प्रोड्यूस एन एसिड एंड बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। अब ये हाइड्रोलाइसिस क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट है कि जब भी कोई सॉल्ट किसी पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में एक बेस और एक एसिड बनेगा और इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। वैसे तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकअप हो जाना। जैसे अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकअप होके कैसे एडजस्ट हो गया है कि एक तरफ उसके हाइड्रोक्सिल आयन चले गए और एक तरफ उसके हाइड्रोजन आयन चले गए हैं। जी आते हैं यूजेस ऑफ साल्ट की तरफ। साल्ट के आपके डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं? रोल ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में साल्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं? साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अवर बॉडी। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है या हमारे मसल्स काम करते हैं तो उसके लिए सोडियम और पोटेशियम चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे देखें जी आपको डायग्राम में भी शो किया गया है कि ये साल्ट्स हैं उनके आपके सोसाइटी में या आपके डेली लाइफ में कहाँ पे यूजेस हैं। फूड फ्लेवरिंग के लिए अगर आपके खाने में नमक ही नहीं है तो आपको अपने खाने का मजा ही नहीं आता है, तो फूड के लिए में ये यूज होता है। फिर मेडिकल यूज में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जी, अगर हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का
एक कवर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली क्या है, वो कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट है। फिर फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है जिसमें सोडियम नाइट्राइट आता है, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सिट्रेट है, ये सब के सब जो है सॉल्ट्स जो यूज किए जाते हैं। फिर फोटोग्राफी में है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स में। और इसी तरह फर्टिलाइजर्स जो यूज किए जाते हैं जिसमें अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। विच सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट वॉय। अब यहाँ से पूछा गया कि आप कौन सा सॉल्ट है जिसको टेबल सॉल्ट कहते हैं, तो ये आपको पता है कि खाने वाला नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं वो यूज होता है और इसका फार्मूला है NaCl। जी, salts of the calcium are present in bones. They are responsible for strength of the bones. These salts are responsible for preventing heart attack. And plaster of Paris, calcium sulfate and half water molecule is used for broken limbs. कि जो छोड़े हुए जो टूट जाते हैं आजाद, जो उनके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट जिसका फार्मूला है उसके लिए उसकी क्रिस्टल में यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा इसका फार्मूला है। Potash alum is used to coagulate the blood coming out of the wound. It is also used for the purification of water. अब यहाँ पे पोटाश एलम जिसको आप कॉमनली यूज करते हैं वो फटकरी कहते हैं इसको, और ये जो अगर कहीं से किसी वाउंड जख्म से ब्लड आ रहा हो तो उसको कोगुलेट करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है जिससे वो ब्लड वहां से रसना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। और इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज किया जाता है। सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, कि जिनको थायराइड का इशू होता है उनके लिए आयोडीन सॉल्ट जो है वो यूज किया जाता है। दे आर आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर भी एक बीमारी, गले की बीमारी है जिसमें हार्मोनल इश्यूज की वजह से होता है, तो उसको ट्रीट के लिए आयोडीन सॉल्ट यूज किए जाते हैं। यूजेस ऑफ साल्ट इन ओवर डेली लाइफ, कि अब डेली लाइफ में कहाँ पे सॉल्ट यूज हो रहे हैं। इन ओवर डेली लाइफ वी यूज कॉमन साल्ट फॉर सीजनिंग फूड। इट इज आल्सो यूज एज द प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स। बेकिंग सोडा इज यूज फॉर गिविंग द सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक। आपको पता है कि बेकिंग सोडा चीजों को बेक करने के लिए यूज किया जाता है। फिर वॉशिंग सोडा यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ, कि जितने भी क्लॉथ उनके लिए डिटर्जेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं उसमें वॉशिंग सोडा यूज होता है। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट इज यूज एज अ लेक्सेटिव, जिनको कोई लेक्सेटिव मीन्स जिसको आप कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए ये सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ साल्ट इन इंडस्ट्रीज, के इंडस्ट्रीज में साल्ट कहाँ पे यूज हो रहे हैं। सोडियम क्लोराइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो इतनी चीजें बनाने के लिए यूज हो रहा है। फिर इसी तरह सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सोप। जैसे हमने बात भी की थी कि ये सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, क्या हार्ड वाटर कहते हैं खारा या सख्त पानी होता है जिसमें साबुन की झाग नहीं बनती या साबुन डिसॉल्व नहीं होता, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए या उसके खारेपन को खत्म करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पे यूज हो रहा है, इन द ग्लास एंड सोप यानी साबुन बनाने में। फिर पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स। इट इज आल्सो यूज एज अ फर्टिलाइजर्स। पोटाश एलम इज यूज एज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन डाइंग क्लॉथ्स एंड फॉर टैनिंग हाइड्स। टैनिंग हाइड्स मतलब चमड़े की इंडस्ट्री, जहाँ पे उन चमड़े को, ये चमड़े की खालों को यूज किया जाता है, तो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके ऊपर से उसका कलर या उसके ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स या उनको खत्म करने के लिए पोटेशियम यूज किया जाता है। फिर जी कॉपर सल्फेट इज यूज एज अ फंगिसाइड इन द क्लिको प्रिंटिंग एंड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लिको प्रिंटिंग जैसे जो आपने देखा है कि बड़े बड़े साइन बोर्ड जो यूज किए जाते हैं उन पे पेंटिंग की जाती है, वो क्लिको प्रिंटिंग है और उसमें कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसीजर है जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कवरिंग की जाती है। तो इस तरह ये साल्ट्स के हमारे इंडस्ट्रीज में यूज हैं कि किस तरीके से वो यूज हो रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? ये एक ऐसा स्केल है जिसपे हम मेजर करते हैं कि कोई भी हमारा जो सोल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक। अब इस चैप्टर में हमने पहले एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी किसी भी सोल्यूशन की या बेसिक पढ़ी, और ये पढ़ा कि कोई वीक एसिड है या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी ये स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम पीएच स्केल को पढ़ते हैं। इस स्केल की मदद से हमें पता चलता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। इसी तरह अगर कोई बेस है तो उसकी बेसिसिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है या वो वीक बेस है। इन सब चीजों को मेजर करने के लिए जो स्केल है इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसकी डेफिनेशन देखें जी। The scale which is used to measure the strength of acidic or alkaline solution is known as pH scale। वो स्केल जिसमें हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, उसके लिए पीएच स्केल यूज करते हैं। अब पीएच स्केल में पीएच मीटर या पीएच इंडिकेटर या पीएच पेपर यूज होता है, जिसकी मदद से हम उस एसिड की या उस बेस की एसिडिटी या बेसिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
पीएच स्केल मेजर करने के लिए पीएच पेपर यूज होता है और ये पीएच पेपर डिफरेंट कलर शो करता है उस सोल्यूशन के। इन कलर्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है। इसके लिए आप देखें ये आपकी बुक में जो दिया गया है जी, पहले आप इस पीएच स्केल को देखें। अब यहाँ पे देखें ये डिफरेंट कलर में शो किया गया और उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर से मुराद ये इसका पीएच है। अब जैसे यहाँ पे देखें कोई सोल्यूशन जिसकी पीएच 0 से लेके 3 तक आए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोल रहे हैं, और अगर 3 से 6 तक आ रही है तो वीक एसिड्स। 7 पे ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है वो सोल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक। इसी तरह जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करती जाएगी वो सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा। यहाँ पे देखें 8 से लेके अगर 11 तक आए तो ये वीक अल्कलीज हैं या वीक बेसिस हैं, लेकिन 11 से इंक्रीज कर जाए 12, 13 या 14 पीएच हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होंगी। तो इस स्केल की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सोल्यूशन को कि वो एसिड है या बेस है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास ये स्केल मौजूद है, हम पीएच पेपर को उस सोल्यूशन में डिप करेंगे, वो पीएच पेपर अपना कलर चेंज करेगा। उस पीएच पेपर को हम इसके साथ मैच करेंगे। जहां पे ये कलर मैच करेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है या उसकी पीएच कितनी है। ये एक रफ सी मेजरमेंट है, इसमें सम टाइम एग्जैक्टली पता नहीं चलता, लेकिन कुछ हद तक हमें पता भी चल जाता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अब आते हैं हम अपनी एक्टिविटी की तरफ जी। एक्टिविटी देखिए, इसमें क्या कहा गया है, आपने पीएच पेपर लेना है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि ये एक बेस है, इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। विनेगर सोल्यूशन ये एक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक एसिड है। क्या किया है जी, एड सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ पीएच पेपर इन द डिफरेंट सोल्यूशन। आपने पहले इन सोल्यूशन को अलग-अलग लिया और पीएच पेपर की स्ट्रिप इसमें डाल दी। जैसे ही पीएच पेपर की स्ट्रिप इसमें डालेंगे तो ये पीएच पेपर अपना कलर चेंज करेगा। वो चेंज इन कलर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे अपने पीएच स्केल पे जाके। जैसे अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको जब अपने स्केल पे जाके चेक करेंगे तो ये कौन सी पीएच देगा, इसमें पीएच पेपर अपना कलर चेंज करेगा, वो 12 से 13, 14 ये इसमें करेगा। लेकिन अगर विनेगर को देखें, विनेगर एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड में उसका पीएच पेपर जो कलर देगा वो इनमें से कोई कलर होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। अब जैसे देखें डिस्क्रिप्शन में बताया भी है कि यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट शेड ऑफ कलर पेपर्स ऑन ईच टिप ऑफ द पीएच पेपर। पीएच पेपर को जब हमने सोल्यूशन में डिप किया तो उस पीएच पेपर ने अपने डिफरेंट कलर शो किए। बाय कंपेयरिंग द कलर्स विद द चार्ट प्रोवाइडेड विद द पीएच पेपर यू कैन फाइंड द पीएच ऑफ द डिफरेंट सोल्यूशन। चार्ट से मुराद वही जो पीएच स्केल हमने अभी पढ़ा है। Strong acids have the pH value 0 to 2. pH of the weak acid is in between 3 and 6. pH of the weak alkalis is 8 to 11 and the pH of the strong alkalis is 12 to 14. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगली एक्टिविटी दी गई है, देखें जी, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर आपको चाहिए। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो तो ये दोनों बेस हैं। फिर डाइल्यूट HCl ये एक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एसिड है, विनेगर ये भी एसिड है, और डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर वो न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। आपने क्या करना है कि इन सब सोल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में। उसके बाद आपने इनमें अपना इंडिकेटर पेपर या पीएच पेपर स्ट्रिप्स को डालना है और उसका कलर चेंज चेक करना है। अगर आप ऑब्जर्वेशंस देखें तो डाइल्यूट HCl, अब डाइल्यूट HCl है तो उसकी पीएच 3 से लेके 6 होगी और वो कौन सा कलर देगा, वो ग्रीनिश येलो, ग्रीन से लेके येलो तक कोई इस तरह का कलर देगा और उसकी पीएच 3 से 6 के दरमियान होगी। इसी तरह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी ग्रीन से लेके येलो तक के दरमियान कोई कलर देगा और डाइल्यूट है तो इसकी भी पीएच 3 से 6 के अंदर रेंज करेगी। डाइल्यूट एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड क्योंकि पहले ही बहुत वीक एसिड है, लेकिन जब इसको मजीद डाइल्यूट कर लेंगे तो इसकी पीएच जो है वो तकरीबन 6 के करीब आ जाएगी और कलर इसका ग्रीन होगा। फिर आता है जी डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में होगी तो मे बी इसके जो है वो पीएच जो है वो 10 से 11 के दरमियान हो और इसका कलर जो है वो लाइट पर्पल सा या लाइट ब्लूइश हो। इसी तरह डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वीक बेस है तो इसका कलर ब्लू हो सकता है और पीएच में भी 9 to 10 के दरमियान हो।
एक्चुअली तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये प्रैक्टिकल करके आप बताएंगे। यहाँ पे जो है वो मैं अंदाजे से वैल्यूज बता रही हूँ। आगे आता है जी डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मैंने बताया था कि ये न्यूट्रल है, ये ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, तो यहाँ पे इसकी पीएच सोल्यूशन की 7 होगी जी। आगे टॉपिक में डिस्कशन की गई है कि पीएच वैल्यू एक्चुअली होती क्या है और ये क्यों 0 से 14 के दरमियान रेंज करती है। और ये पीएच वैल्यू हम एक्वस सोल्यूशन की लेते हैं। एक्वस सोल्यूशन से मुराद कि कोई भी सोल्यूशन जो पानी में बनाया गया और जिसमें वाटर हो, उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। अब हमें पता है कि अगर हम प्योर वाटर को आयनाइज करें तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। प्योर वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि एक न्यूट्रल है। लेकिन अगर इस प्योर वाटर में हम एसिड ऐड कर दें, अब एसिड हमें पता था, हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच गिव द हाइड्रोजन आयन। तो जब प्योर वाटर में एसिड ऐड करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस व्हेन एसिड आर डिसॉल्व इन द वाटर। और अल्कलीज के बारे में हमने पढ़ा था, अल्कलीज वो कंपाउंड है जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। तो जब अल्कलीज को हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे और वो सोल्यूशन बेसिक होगा जिसकी पीएच वैल्यूज जो है वो 7 से ज्यादा होंगी। अब यहाँ पे कहा गया है कि द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द एसिड इज। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब है कि अगर हम HCl को लेंगे तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जल्दी डिसोसिएट होकर ज्यादा कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन देता है अपने एक्वस सोल्यूशन में, इसलिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। या अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर कोई एसिड लेस हाइड्रोजन आयन दे तो वो एक वीक एसिड होगा। और अल्कलीज अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगी। अब यहाँ पे एक बात कही गई है, द लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली इज। अब यहाँ पे लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्यों कहा गया है? हम एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और एक्वस सोल्यूशन में वाटर तो डिसोसिएट होगा अपने हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में, लेकिन अब जब इसमें अल्कली ऐड करेंगे तो अल्कली ने हाइड्रो ऑक्साइड आयन ही देने हैं, तो इसकी वजह से वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी जबकि हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बन जाएगी और वो स्ट्रॉन्गर अल्कली होगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो स्केल हम जिस पे मेजर करते हैं कि वो कितना एसिडिक है या बेसिक है, कि वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर, और इसी को हम बोलते हैं पीएच। तो यहाँ पे पीएच से मुराद यहाँ एच जो है एक्चुअली ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। द पीएच वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। दिस सोल्यूशन हैविंग द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन आर न्यूट्रल सोल्यूशंस। क्यों न्यूट्रल कह रहे हैं? कि ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है और इनकी पीएच रेंज करेगी 7 में। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द पीएच स्केल। जैसे मैंने भी आपको पीएच स्केल दिखाया भी था जी। दोबारा से देख लेते हैं। अब ये पीएच स्केल है जिसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं 0 से लेके 14 तक। 7 इज द न्यूट्रल, कि यहाँ पे किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, लेकिन अगर उस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ आ जाएगा, लेकिन अगर उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन इंक्रीज कर जाए तो वो बेसिक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हुआ किसी सोल्यूशन में अगर उसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितनी पीएच वैल्यू कम है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितनी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग अल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी सोल्यूशन में, कोई एक्वस सोल्यूशन है, उसकी पीएच वैल्यू जितनी कम से कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर उसकी पीएच ज्यादा है 12, 13, 14 है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब टेबल देखें, इसमें हमें कुछ सॉल्यूशंस हैं और उनकी पीएच वैल्यूज दी गई हैं। जैसे प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच क्या है? 0, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्योर फॉर्म में है तो इसकी पीएच 0 है। गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक। जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है एक्चुअली उसमें HCl होता है, तो HCl भी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच कितनी आ रही है? 1। लेमन जूस, उसकी पीएच 2 है। विनीगर को हमने कहा था कि एक वीक एसिड है तो उसकी पीएच कितनी है? 3, लेकिन 3 से मुराद ये इतना भी वीक नहीं है। टोमेटो जूस 4 और एसिड रेन उसकी 5। यहाँ पे एसिड रेन है तो वो एसिड रेन एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसकी पीएच जो है वो कम है, 5 तक है। प्योर वाटर न्यूट्रल होगा, पीएच 7 है।
क्लीनिंग फ्लूइड, जितने भी क्लीनिंग फ्लूइड है उसमें जो है सोडियम के कुछ या कोई बेस यूज की जाती है तो इसलिए उनकी pH 9 होगी। बेकिंग पाउडर जो सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है तो उसकी pH 10 है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है तो इसलिए इसकी pH ज्यादा होगी 11। हाउस होल्ड एमोनिया, इसकी 12 है। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलीज सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो उसकी कितनी होगी 14। तो अब यहाँ पे आप ये मिनिमम वैल्यू भी देख लें और मैक्सिमम भी देख लें। जिसकी वैल्यू मिनिमम मतलब 0 है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, और जिसकी pH की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है जी। नेक्स्ट आता है pH मीटर। अब pH मीटर क्या है? हमने pH स्केल की बात की, उसमें क्या करते थे कि pH पेपर के कलर को चेंज करके उस स्केल के साथ मेजर कर लेते थे और देखते थे, आइडेंटिफाई करते थे। उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं कि सम टाइम हमें अपने कलर का नहीं पता चलता। लेकिन अब pH मीटर क्या है? pH मीटर की मदद से आप किसी भी सोल्यूशन की pH एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट pH ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड pH मीटर। अब डायग्राम में देखें, ये pH मीटर शो किया गया है, ये उसके साथ उसका रॉड लगा हुआ है। इस रॉड को हम इस सोल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे यहाँ पे बीकर में सोल्यूशन लिया गया है, उसमें ये रॉड डिप किया है और उसने हमें एग्जैक्ट pH वैल्यू बता दी है जो कि 7 आ रही है, तो इसका मतलब है ये हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल था जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर मतलब निशानदही करते हैं किस चीज की, कि वो बताते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो एसिडिक है या बेसिक है। मेजॉरिटी ऑफ द एसिड्स एंड अल्कलीज आर कलरलेस, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर अपीयरेंस। अब अगर आप अपनी साइंस लैब में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे काफी ज्यादा सोल्यूशन पड़े होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं, कुछ का कलर होता है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा होता कि ये कौन सा सोल्यूशन है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह के सोल्यूशन आ जाए और हमें नहीं पता चल रहा कि वो एसिडिक है या बेसिक, उसके लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? वो उस सोल्यूशन में अपना कलर चेंज कर देते हैं। जैसे हमने pH पेपर के बारे में पढ़ा, pH पेपर भी अपना कलर चेंज कर देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो सोल्यूशन एसिड था या बेसिक। इसी तरह pH पेपर के अलावा और भी बहुत से इंडिकेटर्स यूज होते हैं। अब इंडिकेटर की डेफिनेशन भी देखें। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शो ऑफ डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, कि आपके एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में वो डिफरेंट कलर शो करेगा। इंडिकेटर की एग्जांपल्स में क्या है? पहला है फिनोफ्थलीन, सेकेंड मिथाइल ऑरेंज, देन लिटमस पेपर, टर्मेरिक, चाइना रोज एंड रेड कैबिज। अब यहाँ पे देखें टेबल में आपको इंडिकेटर दिया गया लिटमस। अब लिटमस क्या है? ये लिटमस पेपर होता है, इसका अपना ओरिजिनल कलर वॉयलेट है, लेकिन अगर इसको एसिड में डाला जाए तो ये रेड कलर का हो जाएगा और बेस में ब्लू कलर का। इसी तरह फिनोफ्थलीन, ये इंडिकेटर है लेकिन कलरलेस है। अगर इसको एसिड में डालें तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर बेस में डालें तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज है, ये आपको नाम से भी याद रहेगा। मिथाइल ऑरेंज मीन ऑरेंज कलर का सोल्यूशन है। एसिड में डाला रेड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बेस में किस में? येलो कलर में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे याद रखने के लिए जो स्टूडेंट्स को मैं हिंट देती होती हूँ कि रेड कलर जो है वो आपने देखा है कि डेंजर है, डेंजरस साइन को शो करता है, और आपको पता है एसिड भी डेंजरस होते हैं, तो इसलिए ये लिटमस या मिथाइल ऑरेंज एसिड में आके रेड कलर दे देंगे। और अगर ये ब्लू कलर दे रहा है या पिंक कलर या येलो कलर दे रहा है तो इसका मतलब है हमारा वो सोल्यूशन बेस है जी। एक्टिविटी देखें, इसमें अब आपको डिफरेंट सोल्यूशन दिए गए हैं, जिसमें पहला सोल्यूशन है HCl, फिर सॉप सोल्यूशन है, लेमन जूस, टैप वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया सोल्यूशन एंड हाउस होल्ड ब्लीच। अब ये डिफरेंट सोल्यूशन है, उसमें क्या कहा गया है कि आपने उसमें लिटमस का ड्रॉप डालना है, उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि वो कैसा होगा सोल्यूशन। अब हमें पता है कि जो लिटमस है वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिक सोल्यूशन में ब्लू कलर में। एक और बात यहाँ पे जो कही गई है वो रेड एंड ब्लू लिटमस है। लिटमस रेड कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। सबसे पहले देखिए जी, HCl है, डाइल्यूट HCl है, लेकिन क्योंकि एसिडिक है, अगर इसमें रेड लिटमस हमने डाला तो ये रेड ही रहेगा, और अगर इसमें ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू को भी रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब हुआ ये हमारा सोल्यूशन एसिडिक है। सॉप सोल्यूशन की बात करते हैं। सॉप सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, क्योंकि ये अल्कली यूज होती है सॉप को प्रिपेयर करने के लिए। अब अल्कली है तो वो क्या करेगी? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी जितनी भी अल्कलीज हैं वो लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती हैं, ब्लू को ब्लू ही रहने देंगी, या रेड होगा तो उसको ब्लू में कन्वर्ट करेंगी। तो सॉप सोल्यूशन में ये रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा।
और ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा, और नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगी, बेसिक। टैप वाटर की बात की गई है। टैप वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है मोस्टली वाटर, अगर उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ जाए तो फिर वो कोई अपना एसिडिक या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको न्यूट्रल ही लेंगे। तो न्यूट्रल होगा तो उसमें रेड लिटमस ने रेड ही रहना है और ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये न्यूट्रल है। इसी तरह आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, वो हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जबकि ब्लू इसमें रिमेन ब्लू रहेगा और बेसिक है। हाउस होल्ड ब्लीच की बात की गई है। ब्लीच जो है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, इसलिए इसमें रेड लिटमस रेड ही रहेगा और ब्लू लिटमस वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी एसिडिक। अमोनिया सोल्यूशन एक बेसिक है, इसलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जबकि ब्लू ही रहेगा और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। अच्छा जी, टेस्ट द अबव सैंपल विद द मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे दोबारा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक में ऑरेंज कलर ही देगा, जबकि बेस में वो येलो कलर का हो जाएगा, और फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, जबकि बेस में पिंक कलर का होता है। टेस्ट द अबव सैंपल विद द मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे आप देखें, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन भी दो इंडिकेटर हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा कि ये एसिड या बेसिक सोल्यूशन में अपना कलर चेंज करेंगे। मिथाइल ऑरेंज एसिड सोल्यूशन में रेड कलर का हो जाएगा, जबकि बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर का होगा, जबकि फिनोफ्थलीन एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होगा और बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर का होगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर से मुराद जो नेचुरली है, उसमें रेड कैबिज आ जाती है, टर्मेरिक है, चाइना रोज और लिटमस, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब उनको प्रिपेयर करना का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टर्मेरिक या हल्दी पाउडर, ये वही हल्दी पाउडर है जो हम अपने किचन में भी यूज करते हैं। क्या करना है, आपने टर्मेरिक पाउडर लेना है, वाटर है, फिल्टर पेपर, डिफरेंट सोल्यूशन एज इन द एक्टिविटी 7.8। अब 7.8 में हमें जो डिफरेंट सोल्यूशन दिए गए तो वही आपने लेने हैं। अब कैसे आपने अपना पेपर तैयार करना है, मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक पाउडर विद वाटर, उसका पेस्ट बना लें। अप्लाई द पेस्ट ऑन द फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू ड्राई, फिल्टर पेपर के ऊपर उस पेस्ट को लगा दें और उसको खुश्क होने दें। रिमूव द ड्राई पाउडर फ्रॉम द फिल्टर पेपर, खुश्क होने पर उस पाउडर को आपने उस फिल्टर पेपर से रिमूव कर देना है। फिल्टर पेपर को उसके बाद छोटे छोटे पीसीज में या छोटी स्ट्रिप्स में काट लें। काटने के बाद आपने उसको डिप करना है सोल्यूशंस में। जब डिप करेंगे तो जाहिर बात है वो कलर चेंज करेगा। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन कैसे देखें जी, यू विल ऑब्जर्व टर्मेरिक पाउडर रिमेन येलो इन एसिडिक, ठीक है, तो टर्मेरिक पाउडर जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में येलो ही रहेगा, एंड न्यूट्रल सोल्यूशन में भी वो येलो रहेगा क्योंकि उसका कलर जो येलो था। तो इसका मतलब हुआ कि वो एसिडिक सोल्यूशन में अपना कलर चेंज नहीं कर रहा, बट टर्न्स ब्राउन इन अल्कलाइन सोल्यूशन। लेकिन अगर हमारा कोई सोल्यूशन अल्कलाइन होगा तो ये उसमें ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो याद रखने की बात है वो आपने ये याद रखना है कि टर्मेरिक या हल्दी पाउडर एक इंडिकेटर है, वो कलर कैसे चेंज करता है। एसिडिक सोल्यूशन में वो येलो ही रहेगा क्योंकि उसका अपना ओरिजिनल कलर येलो ही था, लेकिन अगर बेस में या अल्कलाइन सोल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह रेड कैबिज के बारे में बताया गया है जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम एनी 2 या एनी 3 नेचुरल इंडिकेटर, तो उसमें आपने टर्मेरिक का बताना है, रेड कैबिज का बताना है। रेड कैबिज, वाटर, फिल्टर पेपर, डिफरेंट सोल्यूशन, ये इसके लिए मटेरियल है। क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी उस रेड कैबिज को चॉप कर लेना है हॉट वाटर में, उसके बाद उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लें तो पर्पल कलर जो उस पानी में आ जाएगा। तो ये हमारा एक इंडिकेटर रेडी हो गया। अब इस इंडिकेटर को हम अपने सॉल्यूशंस में बार बार डालेंगे और देखेंगे कि ये इंडिकेटर क्या कलर चेंज करता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, द पर्पल कलर ऑफ कैबिज इंडिकेटर टर्न रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा कलर दे रहा है, रेड, एंड ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड कैबिज इंडिकेटर। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करें कि हमने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े उनमें मोस्टली एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर दे रहे हैं, या रेड कलर दे रहे हैं, या अगर टर्मेरिक की बात की थी या फिनोफ्थलीन की हमने बात की थी तो वो एसिडिक सोल्यूशन में अपना कोई कलर शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर इंडिकेटर बेस में डिप किए जाएं तो बेस में वो डिफरेंट कलर देते हैं। हर इंडिकेटर बेस में डिफरेंट कलर दे रहा है। जैसे फिनोफ्थलीन ने बेस में पिंक कलर दिया,
मिथाइल ऑरेंज ने बेस में येलो कलर दिया, टर्मेरिक ने बेस में ब्राउन कलर दिया, और जो रेड कैबेज है वो इसमें ग्रीन कलर दे रही है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स हमें सोल्यूशन को जस्ट इंडिकेट करते हैं, उसकी एग्जैक्ट पीएच नहीं बताते। पीएच फाइंड आउट करने के लिए आपको पीएच स्केल की मदद से या पीएच मीटर की मदद से उसकी पीएच फाइंड आउट करना होती है। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहले एमसीक्यूज, द किंग ऑफ केमिकल इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज द किंग ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर विल। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि ये एक बेस है। अब आपने बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेटर्स के साथ कौन सा कलर देता है। अब जैसे इसकी ऑप्शंस देखें, पहला है टर्न ब्लू लिटमस रेड। नो, ये गलत है, क्योंकि बेस है तो वो ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देगा। गिव पिंक कलर विद फिनोफ्थलीन। यस, ये बात ठीक है कि कोई भी बेस है वो फिनोफ्थलीन के साथ पिंक कलर देती, तो इसमें बी ऑप्शन। अगली ऑप्शन जो है वो एसिडिक की है। गिव रेड कलर देना है तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन एसिडिक होगा। या डू नॉट इफेक्ट फिनोफ्थलीन, तो ये भी एसिडिक है। अब ये जो इसमें तीन ऑप्शन है ए, सी एंड डी, ये किसी एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जबकि बेस की कैरेक्टरिस्टिक इसमें यही थी कि गिव पिंक कलर विद फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या था, जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, CaOH होल ट्वाइस, ये हमारा लाइम वाटर है। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाएगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 में, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन। लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो लैक्टिक एसिड हमें पता है ये योगर्ट में होगा, मिल्क वाली चीजों में लैक्टिक एसिड होगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट साल्ट यूज्ड फॉर द मैनी पर्पस इन इंडस्ट्रीज। विच एसिड इज रिएक्टेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गेट इट। अब इसमें पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट तो एक साल्ट है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा एसिड रिएक्ट करेगा कि ये सोडियम कार्बोनेट बने। तो अब कार्बोनेट से आपको ये पता होना चाहिए कि कोई कार्बोनिक एसिड ही रिएक्ट करेगा तो बनेगा, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन, कार्बोनिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर है डिफाइन एन एसिड। एसिड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एनी सब्सटेंस या एनी कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिडिक। एसिडिक कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। अगला क्वेश्चन है नेम 3 मिनरल एसिड। कोई भी 3 मिनरल एसिड्स के नाम बताने हैं। हमने अपने टेक्स्ट में पढ़ा था मिनरल एसिड्स कौन से हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। HCl है, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड्स हैं। तो इसमें आंसर में HCl आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, ये मिनरल एसिड्स हैं। नेक्स्ट है जी स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आपने एसिड की कोई सी 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो ये हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। एसिड का सबसे पहले तो इनका जरा तुर्श जायका होता है, सॉर टेस्ट होता है। इसके अलावा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनके एक्वस सॉल्यूशन दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है मेंशन द यूजेस ऑफ 2 सॉल्ट्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में साल्ट के कोई से भी यूजेस बताने हैं, ये बुक में भी दिया गया है। वैसे मैं बता रही हूँ कि साल्ट जो है वो ग्लास की प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं, या सोप बनाने के लिए, या एज अ फंगीसाइड। नेक्स्ट है जी नेम अ सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टोमक। ऐसे साल्ट का नाम बताना है कि अगर आपके स्टोमक में एसिडिटी होगी तो वो कौन सा है। तो वो कोई भी बाइकार्बोनेट का साल्ट हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं मे बी सोडियम बाइकार्बोनेट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन अ साल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर। कि कोई भी अगर साल्ट कॉपर सल्फेट जैसे कि एक साल्ट है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो कोई भी साल्ट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब कॉपर सल्फेट डिसॉल्व होता है तो ये हीट रिलीज भी करता है, तो इसका मतलब है एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट विल डिसॉल्व इन वाटर, और दूसरी जो बात बताएंगे कि जब डिसॉल्व होगा तो ये हीट रिलीज करेगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सोडा वाटर इज एसिडिक और बेसिक। सोडा वाटर से मुराद जितने भी आप ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ये सोडा वाटर होती हैं, और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड यूज होता है, तो इसलिए ये एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्कली इज कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन। आपका अगर ड्रेन बंद हो जाए तो उसके लिए कौन सी अल्कली यूज की जाती है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। आपने केमिकल इक्वेशन बतानी है जिसमें अमोनिया का वाटर के साथ रिएक्शन बताया गया। अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करे तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है, तो इसमें अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है हाउ इज लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर। लिटमस सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर में हमने पढ़ा है, आप उसमें बता सकते हैं जो टर्मेरिक का या रेड कैबेज का किस तरह से सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, आपकी बुक में ये दिया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनके सोर्सेज बताने हैं, ये कहाँ से है। ये आपकी बुक में टेबल भी दिया गया है जिसमें स्ट्रिक एसिड इसका सोर्स क्या है, कोई भी सिट्रस फ्रूट जैसे उसमें ऑरेंजेस वगैरह आ सकते हैं। इसी तरह टार्टारिक एसिड ये टर्मेंट में या ग्रेप्स में, टर्मेंट कहते हैं इमली को, इमली में या ग्रेप्स में होगा। एसिडिक एसिड विनेगर में होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ साल्ट्स आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए साल्ट कैसे हैं, तो ये आपके टेक्स्ट में पूरा टॉपिक एक दिया गया है, आप वहां से इसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि साल्ट जो है वो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल के लिए जरूरी है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, या थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये साल्ट जरूरी है। तो डिटेल में इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, या आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं जी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। मैग्नीशियम एक मेटल है और ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। ये आपने बात याद रखनी, जब भी कोई मेटल डाइल्यूट HCl के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। इसका रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ जी। मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम बाइसल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है जी कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब कॉपर ऑक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी इसको कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CuO। रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये इसको कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। नेक्स्ट है सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो सोडियम क्लोराइड बना देगी जी। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है व्हाई आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर। अगर इनके एक्वस सॉल्यूशन लिए जाए सोडियम बाइकार्बोनेट के या सोडियम कार्बोनेट के तो ये बेसिक क्यों है। अब हमें पता है कि ये सोडियम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, क्यों, क्योंकि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कि दे आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक। अगर हमारी सॉइल है तो वो एसिडिक क्यों हो जाती है। एसिडिक का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं या प्लांट अपनी सॉइल में से ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या अगर कोई एसिडिक रेन होती है वो रेन उस सॉइल के ऊपर गिरती है तो भी उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर देती है। तो इसकी रीजन में आप यही लिखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है या एसिडिक रेन है वो उस सॉइल को एसिडिक में कन्वर्ट कर देती है जी। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल कैन गिव द 2 प्रोटॉन इन वाटर। अब यहाँ पे प्रोटॉन से क्या मुराद है, जो हाइड्रोजन आयन है उसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं इन वाटर, वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल कैन गिव ओनली 1 प्रोटॉन। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर डिसोसिएट करें तो वो एक हाइड्रोजन आयन देगा या एक प्रोटॉन देगा, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 देगा जी। स्टूडेंट्स ये देखें सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर ये डिसोसिएट होगा तो 2 हाइड्रोजन आयन या 2 प्रोटॉन देगा और साथ में सल्फेट आयन बनेगा। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन या एक प्रोटॉन देगा और साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होकर 2 हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट होकर 1 हाइड्रोजन आयन या 1 प्रोटॉन देता है तो क्या इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड ट्वाइस स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आपका आंसर इसमें होगा नो। इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन दे रहा है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्वाइस स्ट्रॉन्गर है। नो, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उसकी इस हाइड्रोजन आयन पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है कि वो डिसोसिएट होकर कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसके लिए ज्यादा डिटेल आप जो है वो आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आप इसकी डिटेल भी पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ जो याद रखने वाली बात है आपने ये सिर्फ बताना है कि उसकी स्ट्रेंथ इस हाइड्रोजन या प्रोटॉन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए इसके आंसर में नो आएगा।
नेक्स्ट है जी, इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ईच सॉल्ट द एसिड एंड द बेस विच हैव बीन यूज्ड टू प्रिपेयर देम। आपने बताना है कि इन सॉल्ट्स में कौन सा एसिड या कौन सा बेस यूज हुआ है। अब देखें, सबसे पहले है कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट का मतलब है कि इसमें जो एसिड है वो एसिडिक एसिड होगा, और कैल्शियम तो मे बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। नेक्स्ट है जी, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब सल्फेट नाम से पता चल रहा है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और पोटाशियम हाइड्रोजन है तो इसमें पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है जी, मैग्नीशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट का क्या मतलब है, इसमें नाइट्रिक एसिड यूज होगा HNO3। और अगर बेस की बात करें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा MgOH होल ट्वाइस। अमोनियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट से ऑक्सैलिक एसिड, और बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, तो एसिड इसमें आप बताएं जी क्या होगा, टार्टरेट से टार्टारिक एसिड। और सोडियम पोटाशियम है तो इसमें सोडियम या पोटाशियम का कोई भी बेस यूज हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब यहाँ पे HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फेरिक है, फेरिक आयरन के लिए यूज करते हैं, तो वो कोई आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। कीपिंग इन द व्यू द डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस व्हाई वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रल कंपाउंड। हमने एसिड्स या बेसिस की डेफिनेशन में पढ़ा था, एसिड्स वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, बेसिस वो हैं जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। लेकिन वाटर को क्यों हम न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, इसलिए वाटर इज द न्यूट्रल कंपाउंड। नेक्स्ट है, सपोज योर गार्डन सॉइल इज एसिडिक and you want to grow vegetable which do not grow very well in acidic soil. How will you make your soil fit for growing vegetable? आपकी गार्डन सॉइल एसिडिक हो गई है और आप उसमें कोई वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उस एसिडिक सॉइल में वो वेजिटेबल ग्रो नहीं कर रही, तो आप अपनी सॉइल को किस तरह से फिट बनाएंगे कि उसमें वेजिटेबल ग्रो कर दें। अब आपको पता है कि अगर वो एसिडिक है तो हमारा पहला काम क्या होगा कि उस सॉइल की एसिडिटी को खत्म करना है। उसकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए या तो हम उसमें कोई अल्कली मटीरियल ऐड करेंगे या उसमें लाइमस्टोन ऐड कर देंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड आर यूज्ड इन फूड आइटम्स whereas हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, गिव रीजन। अब आपने बताना है कि क्यों ये एसिडिक, कुछ एसिड वो है जिनको आप अपनी खुराक में यूज कर रहे हैं, जबकि कुछ एसिड को हम कहते हैं वो डेंजरस है, तो इसकी रीजन क्या है। अब आप खुद सोचें कि रीजन क्या है। सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड या एसिडिक एसिड, ये वीक एसिड्स हैं कि अगर आप इनको खाते हैं तो आप इनको मतलब ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ह्यूमन को हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इन्वेस्टिगेट सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा, कैन पोटेशियम बाइकार्बोनेट बी यूज्ड फॉर बेकिंग केक्स। अब इसका आंसर यस होगा। रीजन, क्योंकि आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करें या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन बेकिंग आइटम्स के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉमन साल्ट ऑफ कॉपर इज यूज्ड टू किल फंगस एंड एल्गी इन प्लांट्स एंड ट्रीज। अगर प्लांट्स और ट्रीज में फंगस लग जाए तो कॉपर का कौन सा साल्ट यूज किया जा सकता है। तो हमने साल्ट के यूजेस में भी पढ़ा था कि इसमें कॉपर सल्फेट ऐसा साल्ट है जो इन फंगिसाइड्स के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कॉमन साल्ट फाउंड इन द खेड़ा माइंस इज पिंक इन कलर। खेड़ा माइंस में जो साल्ट है वो पिंक कलर का क्यों है। अगर पिंक कलर का है तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी में भी आयरन कंटेंट्स हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द पीएच पेपर फाइंड आउट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। आपको कुछ लिक्विड दिए गए और आपने उनकी पीएच बतानी है। सबसे पहले मिल्क है, मिल्क जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, तो मे बी इसकी पीएच जो है वो 6 तक हो। अगला कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल की कोई पीएच नहीं होती, वेजिटेबल ऑयल है तो इसकी कोई पीएच नहीं होगी। कॉमन साल्ट, साल्ट हमें पता है वो मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल की हमें पता है पीएच 7 तक होती है। विनीगर, विनीगर क्योंकि एक एसिडिक है और इसकी पीएच में भी 4 to 5 की रेंज में हो। जी स्टूडेंट्स, आगे आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उसमें कहा गया है सम टाइम व्हेन यू वाटर द प्लांट्स इन योर किचन गार्डन white crystals of salt appear on the surface of the soil. This problem is called salinity. अब salinity क्या है कि जब भी आप कोई अपना प्लांट उसमें बोते हैं या ग्रो करने के लिए तो उस मट्टी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं salinity of the soil and the plant do not grow very well in such soil. और ऐसी soil में प्लांट ग्रो नहीं करता। With the help of your teacher
एंड योर फ्रेंड्स फाइंड आउट अ मेथड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कौन से ऐसे मेथड या कौन से ऐसे तरीके होने चाहिए कि आप इसको कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले बेस्ट एक तरीका तो ये है कि आप उसको हाइड्रेटेड रखें या उस पर ज्यादा से ज्यादा पानी दें। जितना ज्यादा आप उसको पानी देंगे उतना पानी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उसकी सैलिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक मेथड ये भी होगा कि आप उसकी मिट्टी की ऊपर वाली तह या ऊपर वाली लेयर को वहां से चेंज कर दें जिसके ऊपर सॉल्ट आए हैं। वो चेंज करने से काफी हद तक आपके प्लांट्स ग्रोथ जो है इम्प्रूव हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।